नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम चैप्टर नंबर 6 वीडियो नंबर 1 जिसका आपका नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो हम देखेंगे कि चैप्टर नंबर 6 में तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम में हमारा तत्वों के निष्कर्षण क्या होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि तत्वों के निष्कर्षण का मतलब क्या होता है। देखिए, तत्वों का निष्कर्षण जो होता है हमारा, आप लोग जानते हैं कि तत्वों का मतलब क्या होता है। देखिए, तत्व जो आपका होता है यह 3 भागों में बटा होता है। एक तो आपका होता है धातु, दूसरा आपका होता है अधातु और तीसरा जो आपका होता है उपधातु। देखिए, तत्व जो आपका होता है इसकी 3 भाग होती है, धातु, अधातु और उपधातु। करे तत्वों का निष्कर्षण, तो हमें जो मुख्य रूप से इसमें पढ़ना है कि धातु का निष्कर्षण, इसमें हमें मुख्य रूप से पढ़ना है धातु का निष्कर्षण। यानी हम कह सकते हैं तत्वों के निष्कर्षण के जगह पर कि हमारा धातु का निष्कर्षण। तो यहाँ पर देखिए, धातु के निष्कर्षण का मतलब क्या होता है। देखिए, निष्कर्षण, दूसरा आपका मतलब आता है कि निष्कर्षण क्या होता है। निष्कर्षण क्या होता है? तो निष्कर्षण का मतलब होता है कि अगर कोई पदार्थ आपके पास है और उसमें अशुद्धि कुछ है और उस अशुद्धि को किसी विधि के द्वारा या किसी प्रक्रिया के द्वारा अलग कर देते हैं और हम शुद्ध पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कि उस पदार्थ का निष्कर्षण हो गया। ठीक उसी प्रकार कर रहा है धातु का निष्कर्षण। तो धातु में भी अगर किसी प्रकार का अशुद्धि है और उसे किसी विधि के द्वारा या किसी प्रक्रिया के द्वारा हम धातु से अशुद्धि को अलग कर देते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं धातु का निष्कर्षण। तो आपको समझ में आया होगा कि धातु का निष्कर्षण क्या होता है। तो आप लोग कह सकते हैं धातु के निष्कर्षण, अगर कोई पूछेगा कि धातु का निष्कर्षण क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा कि धातु में उपस्थित अशुद्धि को किसी विधि या किसी प्रक्रम के द्वारा अलग कर शुद्ध धातु प्राप्त करना हमारा धातु का निष्कर्षण कहलाता है। तो आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया कि तत्वों के निष्कर्षण का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तत्वों का निष्कर्षण, कि हमारा जो तत्वों का जो निष्कर्षण होता है वह भू प्रॉपर्टी में उसका क्या उद्देश्य है। देखिएगा, इसे हम मिटा रहे हैं। देखिए, सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है वह हमारा है कि भू प्रॉपर्टी में तत्व। तो लिखेंगे यहाँ पर भू प्रॉपर्टी में तत्व, जिसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट इन, जिसे कहते हैं एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। देखिए, सबसे पहले इसमें देखेंगे, आपको हम अभी बता देंगे तत्व क्या होता है। यहाँ पे भू प्रॉपर्टी कह रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, पृथ्वी के अंदर कुछ लेयर होती है, यानी पृथ्वी का कुछ लेयर होता है। तो पृथ्वी का जो सबसे पहला लेयर, यानी कि जो सबसे पहला परत होता है, उसे हम लोग भू प्रॉपर्टी कहते हैं। उसके बाद कह रहे हैं भू प्रॉपर्टी में तत्व, यानी उस पहला लेयर जो हमारा है, वह जो पहला लेयर है, उस पहला लेयर में तत्वों की जो उपस्थिति है, यानी कि जो परसेंटेज है,
हम उस पे इस चर्चा करेंगे कि तत्वों का क्या उपस्थिति है। तो देखिए भू प्रॉपर्टी में जो हमारा तत्व होता है वह सबसे, अगर देखा जाए कि अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है तो वो हमारा O होता है, यानी कि ऑक्सीजन होता है। भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कोई है तो वो हमारा ऑक्सीजन है। दूसरा जो हमारा होता है सिलिकॉन होता है, दूसरा जो हमारा होता है वह सिलिकॉन होता है। तीसरा जो हमारा होता है Al होता है और चौथा जो होता है हमारा Fe होता है। देखिए ऑक्सीजन जो हमारा होता है 49% होता है। SI जो हमारा होता है, SI को अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा 26% होता है। अगर एल्युमिनियम को देखिएगा आप कि एल्युमिनियम कितना प्रतिशत होता है तो यह आपका 8.2% होता है। अगर लोहा को देखेंगे कि भू प्रॉपर्टी में हमारा कितना पाया जाता है तो यह हमारा 4.2% पाया जाता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कि ऑक्सीजन जो हमारा होता है वह 49% होता है। और देखिए यह ऑक्सीजन हमारा अधातु होता है। और यहाँ पे जो सिलिकॉन हमारा है यह उपधातु होता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम जो होता है यह हमारा धातु होता है। और यहाँ पर देखिएगा जो Fe होता है ये भी हमारा धातु होता है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि ऑक्सीजन जो आपका है अधातु है। तो यहाँ से प्रश्न देखिए इस प्रकार से आता है हमारा, देखिए बिहार बोर्ड में बहुत बार इससे प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रश्न हमारा किस प्रकार से आता है। प्रश्न पूछता है कि भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा चारों है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, ये चारों हमारा तत्व है। तो इस चारों तत्वों में देखिए सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो देखिएगा यहाँ पर आप कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन ठीक इसी प्रश्न को अगर वह पूछ दे कि भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु कौन है तो देखिए अधातु भी आपसे अगर पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन ही होगा। और अगर आपसे पूछ रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो आपका ऑक्सीजन ही होगा। यानी कि एक प्रश्न आपका बनता है यहां से कि भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो देखिएगा भू प्रॉपर्टी में आपका सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इस सीरीज को देखकर आप देखिएगा वो पहले है आपका जो 49% है, यह आपका पाया जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर O, यानी कि आपका ऑक्सीजन जो है भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिएगा दूसरा जो आपका यहाँ से प्रश्न बनेगा वह बनेगा कि भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु कौन है। तो इसमें देखिएगा अधातु कौन है आपका तो ऑक्सीजन ही है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु है। देखिए सबसे अधिक मात्रा में अगर देखा जाए अधातु तो आपका अधातु ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए तीसरा आपका यहाँ से प्रश्न बन सकता है, देखिए तीसरा आपका यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है। तो देखिएगा धातु अगर आपसे कहेगा तो एल्यूमिनियम होगा।
या इसी से आपसे कहेगा तीसरा नंबर प्रश्न कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु कौन है। तो उपधातु देखिए आपका सिलिकॉन होता है। तो लिखेंगे यहां पर कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु है। देखिए उपधातु अगर आपसे कहेगा तो आपका सिलिकॉन होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर सिलिकॉन। और चौथा नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो इसमें प्रश्न आ सकता है आपको कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है। तो धातु जो आपका होता है एल्यूमिनियम होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न की भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। तो धातु जो आपका होता है एल्यूमिनियम होता है। तो आपका यहाँ पे एल होगा यानी कि एल्यूमिनियम होगा। देखिए इससे 4 प्रश्न आ सकता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा कर देता है। तो हम देखेंगे वो घुमा कर देता कैसे है। देखिए वो कहता क्या है कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। तो आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा। अभी हम आपको बता रहे हैं कि इसको याद रखेंगे और सियाल Fe को आप लोग याद रखेंगे। और सियाल Fe को इसका मतलब होता है कि O से आपका ऑक्सीजन और Si का मतलब आपका होता है सिलिकॉन और Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम और Fe का मतलब होता है आयरन यानी कि लोहा। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि O जो देखिए यहाँ पे आपका है यह तत्व है। Si भी जो आपका है वह तत्व यानी कि चारों आपका तत्व है। लेकिन अगर अधातु कहेगा तो ऑक्सीजन होगा। उपधातु अगर कह दिया आपसे तो सिलिकॉन होगा और धातु कहेगा तो एल होगा। इसलिए इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा कि और सियाल Fe। तो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछता है। 5वां नंबर क्वेश्चन अगर देखेंगे तो पूछेगा कि भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। आपसे धातु पूछ रहा है यहाँ पे और ऑप्शन आपको इस प्रकार से दे देगा कि Na है, दूसरा आपको दे देगा ऑक्सीजन है और तीसरा आपको दे देगा यहाँ पे ऑप्शन की Al है और चौथा नंबर आपको ऑप्शन दे देगा कि Si है। तो आप वहां पर याद करके जाते हैं कि यहाँ पे अब अधातु और धातु को नहीं देखकर आप डायरेक्ट याद करके जाते हैं कि निम्नलिखित में हमारा कौन सा अधिक पाया जाता है। तो ऑक्सीजन पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए जब तत्व कहेगा आपसे तो ऑक्सीजन लिखेंगे। जब आपसे अधातु कहेगा तो उसमें अगर यहाँ पे तत्व कह रहा है तो आप ऑक्सीजन लिखिएगा और आपसे अधातु कहेगा तो फिर भी ऑक्सीजन लिखेंगे। अगर आपसे उपधातु कहा तो सिलिकॉन लिखेंगे और धातु कहा तो एल्यूमिनियम लिखेंगे। अगर उस ऑप्शन में एल्यूमिनियम नहीं है तो हम लोग Fe को लिखेंगे। अगर उस ऑप्शन में एल्यूमिनियम नहीं है तो Fe को लिखेंगे। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि धातु कौन है। तो धातु में आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम दिया हुआ है तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद हम आगे के टॉपिक को अध्ययन करेंगे। ले लिया आप स्क्रीनशॉट। तो इसे हम मिटा रहे हैं।
देखिएगा अगला जो हमारा टॉपिक है वह हमारा है, अगला जो आपका टॉपिक है वह आपका टॉपिक है कि धातुओं की उपलब्धता। तो लिखेंगे यहाँ पर अगला जो आपका टॉपिक है उसको लिखेंगे धातुओं की उपलब्धता, जिसे हम कहते हैं ऑकरेंस, जिसे हम लोग कहेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल। देखिए इसे हम लोग कहते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल। इसका मतलब क्या होता है कि धातुओं की उपलब्धता का मतलब क्या होता है। देखिए हमारे पास जो धातु होते हैं वो दो अवस्था में पाए जाते हैं। एक तो आपका होता है कि संयुक्त अवस्था और एक होता है आपका मुक्त अवस्था। यानी देखिएगा यहाँ पर एक आपका होता है मुक्त अवस्था, यानी कि उसे हम लोग कहते हैं मुक्त अवस्था, और दूसरा जो आपका होता है वह होता है संयुक्त अवस्था। तो इसे हम लोग देखेंगे, मुक्त अवस्था को सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुक्त अवस्था क्या होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, मुक्त अवस्था को 1 नंबर को मुक्त अवस्था को हम लोग देखेंगे मुक्त अवस्था क्या होता है। कुछ धातुएं ऐसे होती है जो बहुत कम क्रियाशील होता है, तो आप उसे कह सकते हैं कि कम क्रियाशील होता है, यानी कि उसे हम लोग अक्रिय भी कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका सोना जो होता है, यानी जिसे हम लोग एयू कहते हैं, या जो आपका प्लेटिनम होता है, या आपका जो चांदी होता है, यह काफी कम क्रियाशील धातु होता है। तो आप इस पर ध्यान देंगे कि यह धातु जो आपका होता है काफी कम क्रियाशील होता है, या इसे हम लोग कह सकते हैं कि अक्रिय होता है। आप लोग देखे होंगे जो हमारी महिलाएं होती है, जिसके पास जो ज्वेलर्स होता है, सोने का जो ज्वेलर्स होता है, देखिएगा उसे खुले वातावरण में भी रखा जाता है तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। इसका मतलब है कि ये काफी कम क्रियाशील है। लेकिन वही जो हमारे पास सोडियम एक धातु होता है, उस सोडियम को जैसे हवा में रखते हैं तो वह क्रिया करके वह उड़ने लगता है। लेकिन उसमें भी एक हमारा जो धातु है, यानी कि जो एफी, यानी कि हम जिसे लोहा कहते हैं, यानी एफी यानी लोहा भी जो हमारा धातु होता है, ये भी ऑक्सीजन से संयोग करके, यानी कहने का मतलब हुआ कि अभिक्रिया करके इसमें जंग लगने लगता है। लेकिन देखिए जो हमारा सोना होता है, यानी कि जो हमारा सोना, यानी जो औरत या जो औरत लोग ज्वेलर्स के रूप में प्रयोग करती है सब, तो वहां पे देखते होंगे वो जो होता है हमारा खुले वातावरण में होता है, लेकिन ये होता क्या है कि यह अभिक्रिया नहीं करता है। तो कहने का मतलब हुआ कि यह काफी कम क्रियाशील है, जिसके कारण यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे एयू आपका है, यानी सोना और प्लेटिनम जो एजी है, यह काफी कम क्रियाशील धातु होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसको मुक्त अवस्था में जो हमारा है, इसको कह सकते हैं कि वैसा धातु जो कम क्रियाशील या अक्रिय होता है उसे मुक्त अवस्था के धातु कहते हैं, या मुक्त अवस्था के पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम, लिखिएगा यहाँ पर कि वैसा धातु जो कम क्रियाशील, वैसा धातु जो कम क्रियाशील या अक्रिय होता है, या अक्रिय होता है, तो उसे मुक्त अवस्था का धातु कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा सोना, जिसे हम लोग एयू कहते हैं। दूसरा नंबर में लिखिएगा चांदी, जिसे हम लोग एजी कहते हैं। तीसरा जो आपका होगा प्लेटिनम, जिसे पीटी कहते हैं। देखिए ये जो तीनों आपका है, यह जो होता है काफी कम क्रियाशील या अक्रिय, मान कर चलिए कि अक्रिय होता है, यह क्रिया करता ही नहीं है। दूसरा जो आपका होता है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दूसरा जो आपका होता है वह संयुक्त अवस्था होता है। यह हमारा संयुक्त अवस्था होता है। देखिए संयुक्त अवस्था में उस धातु को रखा गया है जो काफी अधिक क्रियाशील होता है, यानी जैसे ही वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो अपने आप वह अभिक्रिया उसके अंदर होने लगता है। जैसे आपको बताएं कि सोडियम जो होता है हमारा, वो क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वह होता है क्या कि अपने आप अभिक्रिया करने लगता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वैसा धातु जो काफी अधिक क्रियाशील होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या कि संयुक्त अवस्था का वो हमारा धातु है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि वैसा धातु, लिखिएगा वैसा धातु जो बहुत क्रियाशील, जो बहुत अधिक क्रियाशील, जो बहुत क्रियाशील होता है उसे संयुक्त अवस्था के धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें लीजिएगा तो सोडियम होता है, तो लिख लेंगे सोडियम, जिसका संकेत आपका Na होगा। दूसरा जो आपका होता है, बहुत सारे होंगे, दूसरा लिख लेंगे यहाँ पर जो आपका लोहा होता है, लोहा यानी कि Fe। तीसरा लिख लीजिएगा आप लोग पोटेशियम, यानी इसको हम लोग के कहेंगे। और चौथा अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा आप लोग मैग्नीशियम, जिसको हम लोग Mg कहते हैं। और अगर अगला लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप लोग एल्यूमिनियम, जिसे हम लोग कहते हैं Al। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद का जो टॉपिक है उसको हम फिर देख रहे हैं। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे हम। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है खनिज। तो लिखेंगे यहाँ पर, अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा खनिज है। तो लिखेंगे यहाँ पर खनिज, जिसे हम लोग कहते हैं मिनरल्स, जिसे हम लोग मिनरल कहते हैं। देखिए खनिज का मतलब होता है कि कोई धातु ऐसा है जिसे हम पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके निकालते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं खनिज। तो लिख रहे हैं इसका, देखिएगा यहाँ पर परिभाषा कि वैसा धातु जिसे पृथ्वी
जिसे पृथ्वी के अंदर, वैसा धातु जिसे पृथ्वी के अंदर से खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, तो उसे खनिज कहते हैं। देखिए खनिज जो है, इसे हम किसी एक डायग्राम के माध्यम से देखिए आपको समझा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, बिल्कुल आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि यह क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर, मान लीजिए कि हमारे पास एक रूम है और इस रूम में इतना हमारे पास विद्यार्थी है। मान लीजिए कि इतना विद्यार्थी है और इन विद्यार्थियों को हम लोग मानेंगे कि यह जो हमारा ये विद्यार्थी जो है यह हमारा खनिज है, यानी इन सभी विद्यार्थियों को हम मान रहे हैं कि खनिज है, ठीक ना। और मान लीजिए कि इतना विद्यार्थी अभी एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि परीक्षा दे रहे हैं, तो क्या सभी विद्यार्थी जो होते हैं वह पास होते हैं? तो आपका जवाब आता होगा कि सर कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो यानी पास नहीं होते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर जो हमारा है पास होने वालों की संख्या है, तो कुछ संख्या इसमें घट जाता है। देखिए घट गया, कहने का मतलब हुआ कि अधिकतम लोग लेकिन इसमें पास होते हैं, यानी जितना लोग होते हैं, यानी कि फेल होने का दर जो है पास होने के अपेक्षा कम है, यानी पास होने का अपेक्षा अधिक होता है, और जो फेल होता है यानी फेल होने का जो यानी फेल होने का दर जो है आपका कम है। तो देखिएगा ये खनिज है और जो यहाँ पे पास होने वाले की संख्या है यह हमारा अयस्क होता है, जिसे हम लोग और कहते हैं। इस जो हमारा पास होने की संख्या है उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो हमारा अयस्क है, और जो हमारा अयस्क से प्राप्त होता है वह हमारा देखिए इससे भी कम मात्रा में जो हमारा यहाँ पे प्राप्त होता है, यानी कि हम कहेंगे कि यार जितना लोग पास होते हैं उन सभी लोग का जॉब यानी कि नौकरी लगता है, तो नहीं, कुछ इसमें से कुछ लोगों का नौकरी लगता है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर कि इतना लोग जो हमारा नौकरी जिनका लग रहा है इसे हम लोग कहते हैं धातु। यानी देखिए आप कह सकते हैं कि खनिज हम उसे कहते हैं जिसे पृथ्वी के अंदर से खोद कर प्राप्त किया जाता है, तो उसे हम लोग खनिज कहते हैं। जैसे लिखे यहाँ पे वैसा धातु जिसे पृथ्वी के अंदर से खोदाई करके प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं खनिज। देखिए क्या खनिज जितना है हमारा उतना अयस्क है? तो आपका जवाब आता होगा कि नहीं, लेकिन देखिए खनिज का अधिकतम भाग जो हमारा है वह अयस्क है। खनिज का जो हमारा है अधिकतम भाग हमारा अयस्क है, यानी खनिज से हम अधिक मात्रा में अयस्क प्राप्त करते हैं और वह कम खर्च में और आसानी से। तो आप लोग कह सकते हैं कि जब हम खनिज से अधिकतम मात्रा में और यहाँ पे कम खर्च और आसानी से जो प्राप्त करते हैं उसे हम लोग कहते हैं अयस्क। तो आप देखिए अयस्क को समझ चुके कि अयस्क क्या होता है। देखिए यहाँ पे फिर कह रहा है धातु, अयस्क से हम लोग धातु प्राप्त करते हैं, यानी कि देखिए अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए जो इसकी बीच की प्रक्रिया होता है उसे हम लोग कहते हैं धातु कर्म। यानी देखिएगा, सुनिए आप लोग ध्यान से कि अयस्क से हमें जो धातु प्राप्त करना होता है, तो धातु प्राप्त करने के लिए जो इसका बीच का प्रोसेस होता है, यानी अयस्क से जो धातु प्राप्त होता है उसके जो बीच का प्रोसेस होता है, तो उस पूरे प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं धातु कर्म। देखिएगा फिर इसमें हम देखेंगे कि अयस्क जो होता है इसमें हमारा कुछ उपस्थित यानी कि इसमें अशुद्ध यानी कि खराब वस्तुएं इसमें मिला होता है। तो देखिए अयस्क में उपस्थित यानी अयस्क में जो हमारा होता है, अयस्क में कुछ उपस्थित अशुद्धि होता है, तो उस अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं। यानी कह सकते हैं आप कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं। सब कोई अपनी ध्यान दीजिएगा अभी यहाँ पर कि यहाँ पे खनिज आपका है और यहाँ पे आपका अयस्क है, यानी ये आपका खनिज है और ये आपका अयस्क है।
क्या देखिएगा कि सभी खनिज जो हमारा होता है वह अयस्क होता है, यानी कि जितने लड़के यहाँ पे एग्जाम देते हैं क्या सभी पास होते हैं? तो आपका जवाब आता हुआ कि नहीं, यानी कि सभी जो खनिज हमारा होता है वह अयस्क नहीं होता है, लेकिन सभी अयस्क जो हमारा होता है वह खनिज होता है। यानी कहने का मतलब जो लड़का पास हुआ है वह कहीं ना कहीं यहाँ पे विद्यार्थी था तब वह पास हुआ है। यानी कह सकते हैं कि सभी अयस्क हमारा खनिज होता है, लेकिन सभी खनिज जो हमारा होता है वह अयस्क नहीं होता है। यानी कि एक पॉइंट आपका और बना। देखिए अभी हम आपको बताएं कि इस अयस्क में अशुद्धि भी कुछ होता है, तो उस अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं। यानी कहेंगे कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं। तो आपको गैंग भी समझ में आ गया कि गैंग क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पे हम इसके सबको लिख रहे हैं कि क्या यहाँ पर अयस्क का क्या आपका परिभाषा होगा। देखिएगा हम लिखेंगे यहाँ पर अयस्क, जिसे हम लोग कहते हैं ओर। देखिए अभी आपको डायग्राम के माध्यम से बताए हैं, तो जो हमारा खनिज था उसका अधिकतम मात्रा, यानी कि जो लड़का एग्जाम दे रहे थे उसका अधिकतम मात्रा लड़का लोग पास होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि खनिज का अधिकतम मात्रा जो है वह अयस्क होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि खनिज का अधिकतम मात्रा अयस्क होता है, जिसे कम खर्च और आसानी से प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखिएगा अयस्क का, तो देखिए एल्यूमिनियम का जो हमारा अयस्क होता है वह बॉक्साइट होता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप देख रहे हैं कि लोहा का अयस्क यानी Fe यानी आयरन का अयस्क हेमेटाइट होता है। तो लिखेंगे एग्जाम्पल में कि एल का अयस्क यानी एल्यूमिनियम का जो हमारा अयस्क है वो हमारा होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क जो आपका होता है बॉक्साइट होता है। बॉक्साइट जिसका फॉर्मूला आपका होता है Al2O3 इंटू 2H2O, तो लिख लेंगे यहाँ पे 2H2O। ठीक है, अगर एग्जाम्पल दो देगा यानी Fe का देखिएगा, Fe यानी कि लोहा का जो अयस्क आपका होता है वह हेमेटाइट होता है, हेमेटाइट जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। ऐसे ही देखिएगा लोहा का कॉपर का होता है, कॉपर पैराइट होता है, तो उसे भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल 2 से आप संतुष्ट है तो हम इतना ही छोड़ देंगे। देखिएगा अयस्क और खनिज आपको हम बता दिए। अभी हम आपको बताए हैं कि जो लड़का एग्जाम देता है उसे हम लोग मानकर चल रहे हैं चलिए वो हमारा खनिज है, और जो पास हो रहा है उसे हम लोग अयस्क मानते हैं। तो क्या सभी जो हमारा खनिज होता है, सभी जो लड़का एग्जाम देते हैं क्या सभी पास होते हैं? तो आपका देखिए यहाँ पर जवाब आता होगा कि नहीं, कुछ लड़का फेल हो जाते हैं। लेकिन देखिए जो लड़का कभी पास हुआ है वो कभी ना कभी आपका स्टूडेंट था। यानी कि जो अयस्क है वह सभी हमारा खनिज होते हैं, लेकिन खनिज जो हमारा होता है सभी अयस्क नहीं होता है। तो नोट करके आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर नोट करके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, नोट करके लिखिएगा यहाँ पे नोट कि सभी खनिज अयस्क नहीं होता है,
लेकिन सभी अयस्क खनिज होता है। देखिएगा, हम इस डायग्राम को अगर यहाँ पे बनाएंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इतना हमारे पास लड़का एग्जाम देने के लिए इस रूम में बैठ गया, तो क्या इसमें से कुछ, यानी कहने का मतलब अधिकतम लड़का आपका पास होता है, और इसके पास होने के बाद इससे भी कम लड़का का जॉब होता है, यानी इसे हम लोग खनिज कर रहे हैं। यह हमारा खनिज होता है, यह हमारा अयस्क होता है, और यह जो हमारा होता है धातु होता है। यानी कि देखिए, इस अयस्क में हमारा अभी कुछ उपस्थित, यानी कि इसमें कुछ उपस्थित अशुद्धि होता है, तो हम लोग उस अशुद्धि को गैंग कहते हैं। यानी कहेंगे कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। या इसी को कह सकते हैं, किसी धातु के अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग गैंग कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हम गैंग लिखकर डैश लगाएंगे, यानी अगला जो हमारा है गैंग है, तो लिखेंगे यहाँ पर गैंग, जिसे हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो याद रखिए, गैंग को ही मैट्रिक्स कहा जाता है, गैंग, या इसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, इसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गैंग या मैट्रिक्स का हम लिखेंगे परिभाषा कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अयस्क में